देखिए, वीबी जी राम जी पर राहुल ने सवाल उठाए हैं। मोदी जी को गांधी के विचारों से नफरत है, यह राहुल गांधी का बयान आया है। मनरेगा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है। नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। हम जन विरोधी बिल का गांव से संसद तक विरोध करेंगे, राहुल गांधी का बयान। हमने 8 लाख। तो देखिए, इस बिल पर जमकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा, यह मनरेगा में सुनिश्चित किया गया था। लेकिन अब जो नया कानून है उसमें बजट, योजनाएं और नियम सब कुछ केंद्र तय करेगा, यह साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। मनरेगा में गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अब जी राम जी में राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। जो राज्यों की भूमिका बढ़ाई गई है, जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। और देखिए, मनरेगा की बात करें तो उसको लेकर दावा यह कि केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और समान लागत का 75% देगी, ये था। और जबकि नए बिल में बजट खत्म होने या फसल की कटाई पर जो है इस प्रावधान पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। और बिल का रविशंकर प्रसाद, अखिलेश यादव और शशि थरूर ने इस बिल को लेकर क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। विपक्ष के लोगों की मांग थी कि जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का, तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। अगर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। इन्होंने 2 भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि 2 भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। सुना आपने जो रिएक्शंस आए हैं। समीर चौगावकर सर, सवाल यह है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो पहले रोजगार गारंटी योजना थी, उसमें तो एक तो स्थानीय लोकल लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे लोगों को रोजगार मिले, तो एक जो पलायन की जो स्थिति थी उसमें एक सुधार की उम्मीद थी इससे। और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा ये डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी थी ग्रास रूट लेवल पे। क्या नई योजना के बाद, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये स्ट्रक्चर प्रभावित होगा और ज्यादातर अब डोमिनेंसी सेंटर की रहेगी, क्या आप इसे ऐसे देखते हैं? देखिए, अगर मनमोहन सिंह जी के समय जब ये योजना लागू थी, अगर आप अब देखेंगे तो 8 साल में मनमोहन सिंह जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्चा किया। अगर प्रधानमंत्री मोदी का आप देखेंगे 2014 से लेकर इसके ऊपर अभी तक 8 लाख करोड़ रुपया सरकार इसके ऊपर खर्चा कर चुकी है। तो किसने ज्यादा बजट इस योजना को लेकर दिया है, यह बता देता है कि कहां 2 लाख करोड़ रुपया और कहां 8 लाख करोड़ रुपए। और उसके अलावा अब राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी समझना होगी। सिर्फ केंद्र के पैसों से लेकर वहां भ्रष्टाचार होते रहे, वहां पर आप देखो नहीं होगा कि राज्य सरकार इसलिए नजरअंदाज कर देती थी कि केंद्र से पैसा आ रहा है, 10% हमको देना है, तमाम भ्रष्टाचार लेकिन भ्रष्टाचार को हैंडल करने में चाहती है कि इससे भैया कैसे मदद मिलेगी कि राज्यों पर भार बढ़ाया जाए, इससे मदद कैसे मिलेगी, ये तो बताइए। नहीं, राज्यों के ऊपर भार, राज्यों को 60%, केंद्र सरकार 60% देगी और 40% राज्य सरकार को देना है। और केंद्र सरकार राज्यों का जो हिस्सा का पैसा है वो राज्यों को देती है। राज्य जब जिम्मेदारी समझेगा कि भाई जब आप अपने यहाँ पे मजदूरों को दे रहे हो तो आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि भाई जो पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसमें भी अगर आप पैसा दे रहे हो तो जब खुद का पैसा जाएगा राज्य सरकार तो मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपर होगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी रोजगार गारंटी योजना प्रभावित हो जाएगी। कई
राज्यों का आंकड़ा हमने दिखाया जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं, अब अगर उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी डाली जाएगी नहीं, लेकिन तो ये गारंटी तो प्रभावित नहीं हो जाएगी रोजगार। लेकिन राज्य कर्ज में डूबे होने के बाद भी तमाम चुनाव प्रचार के समय तमाम योजनाएं फ्री में पैसा देते हैं। हम ये फ्री में देंगे, हम वो फ्री में देंगे, तब राज्य को नहीं लगता कि भाई हम कर्ज में डूबे, हम ये कैसे देंगे। उसके लिए तो आप पैसा निकाल दो फ्री की योजनाओं के लिए। नीतीश कुमार के पास 10,000 रुपए देने के लिए पैसा है महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए, लेकिन इसके लिए 40% देने के लिए नहीं है। तो तमाम राज्यों को, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे गैर एनडीए गैर कांग्रेस शासित राज्य हो, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप अपनी योजना घोषणा पत्र के पैसा लेकर आते हैं, उसके लिए भी देना पड़ेगा। जी, इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं आप कि ये और बेहतर होगा, ये निर्णय आने वाले वक्त में साबित होगा, ये आपको लगता है? और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, जब सरपंचों को, सचिवों के हाथ में ज्यादा ताकत थी तो कई जगहों से भ्रष्टाचार की खबरें भी आती थी, वो खबरें भी हमने देखी हैं। अगर चीजों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है तो क्या उस भ्रष्टाचार पर भी एक नकेल कसने की कोशिश है? जयशंकर जी। नहीं समीर, भ्रष्टाचार तो इस समय शाश्वत हो चुका है, चाहे वो राज्य की योजना हो चाहे केंद्र की योजना हो। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, और नीचे से ऊपर तक का भ्रष्टाचार है। इसलिए इस विवाद में तो कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। ये बात जरूर है कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं उन पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, और जो सत्ता पक्ष के जो शासित राज्य हैं उसको सत्ता पक्ष केंद्र से पैसा भेजेगा, राज्यों को, दूसरे राज्यों को नहीं देगा। जहाँ पे विपक्षी सरकारें हैं उसको कमजोर करेगा, उसको क्रिपल करेगा, वो बात है। दूसरी बात यही देखिए, जब मैं कह रहा था कि भाई महात्मा गांधी के खिलाफ जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो लगातार है, वो ऐसा नहीं है। और जो कह रहे थे हमारे मित्र धनंजय जी कि साहब वो अम्बेडकर जी भी शाखा में गए थे और गांधी जी भी शाखा में गए थे, तो क्या उन्होंने शाखा के बारे में क्या कहा? अम्बेडकर ने क्यों हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया? आप संघ तो बना था ना हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदुओं को सशक्त करने के लिए, लेकिन अम्बेडकर ने तो छोड़ दिया। मेरा कहना यह है कि अगर आपको गांधी से इतनी नफरत है तो जो भी विदेशी मेहमान आते हैं राजघाट में, गांधी जी के बगल में हेडगेवार जी का या गोलवलकर जी का या नाथुराम गोडसे का बना दीजिए स्टैचू। जयशंकर जी, लेकिन वो कह तो नहीं रहे ना कि और नहीं तो विदेशी मेहमान से कहिए कि भाई उनको माल्यार्पण करिए, उनके पास जाकर के आप श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। इसमें क्या बात है? आप खुल करके बोलिए जो बोलना हो। वक्त की बहुत कमी है, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा प्लीज। अब उन्होंने आपका, मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोगों को ज्ञान का इतना अभाव है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि नाथुराम गोडसे का मंदिर ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है, और बनवाने वाला बाबूराव कांग्रेस पार्टी का नेता, उनको पता ही नहीं है। इतना बेसिक जानकारी, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी जीके दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि जो बाबूराव ने ऑलरेडी बनवाया हुआ। ठीक है, ये आपसी विवाद का सिलसिला खत्म करते हैं। बड़े मुद्दे पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि योजना में क्या बदला, काम जरूरी या नाम जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया।